कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है और इसने फिर से डर का माहौल बना दिया है। आइए जानते हैं हमें कितना डरने की जरूरत है। पूरी दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इस वेरिएंट की पहचान सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने की थी। 24 नवंबर 2021 को इसे B11529 या ओमिक्रॉन का नाम दिया गया। ये बहुत तेजी से फैल रहा है, 38 कंट्रीज में पहुंच गया है। भारत 30वीं कंट्री थी जिसमें ये आया था और अब लगातार फैलता जा रहा है। WHO भी इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की सूची में डाल चुका है। ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कंसर्न कैसे बन गया और एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है? आप सोचेंगे ये क्या वेरिएंट कर रखा है, ये तो आते रहते हैं लाइक लैम्डा, मू, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, तो नया क्या है? देखिए, चिंता की बात ये है कि इस वेरिएंट में बहुत ज्यादा म्यूटेशंस हैं, खासतौर से इसके वायरल स्पाइक प्रोटीन में। इतने ज्यादा म्यूटेशंस, तेजी से बढ़ते ट्रांसमिशन, इम्यून को चकमा देने की क्षमता, री इन्फेक्शन और साउथ अफ्रीका में तेजी से बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को देखते हुए वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में डाला गया है। ये 5वां वेरिएंट है जिसे इस कैटेगरी में डाला गया है। तो ये खतरनाक कितना है, इसके नए सिम्टम्स क्या हैं, वैक्सीन इस पे इफेक्टिव रहेगी या नहीं, क्या ये RT-PCR टेस्ट डिटेक्ट हो जाएगा, क्या इंडिया में थर्ड वेव आ सकती है, क्या मुझे दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है? आइए इन सब चीजों के बारे में जानते हैं। इसका बच्चों पे क्या असर है, आइए जानते हैं ओमिक्रॉन से जुड़ी हुई सभी बातों के बारे में। एटलीस्ट जो अब तक हमें पता है, वीडियो एंड तक देखें और इसे शेयर भी करें ताकि सब इसके बारे में अवेयर हो सके। इस वेरिएंट में लगभग 50 म्यूटेशन, उनमें से 30 तो सिर्फ स्पाइक प्रोटीन्स में है। ये स्पाइक प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए इन्हें समझते हैं। हमारी लंग्स के ऊपर जो सेल्स हैं उन पे ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, और कोरोना वायरस के ऊपर ये कांटे जैसे स्पाइक्स होते हैं, इनमें स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं। ये स्पाइक प्रोटीन्स जब ACE2 रिसेप्टर्स से अटैच हो जाते हैं उसके बाद बॉडी में बीमारी फैलती है। इन्हीं स्पाइक प्रोटीन्स के जरिए वायरस शरीर में एंटर करता है। वैक्सीन जो मोस्टली अवेलेबल है वो mRNA या वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है, जैसे फाइजर, मोडर्ना, कोविशील्ड, स्पुतनिक। ये वैक्सीन हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं। यही एंटीबॉडीज स्पाइक प्रोटीन पे जाके अटैच हो जाती हैं और हमारी हेल्दी सेल्स में एंटर करने से रोकती हैं। अब जब इतनी ज्यादा म्यूटेशंस की वजह से वायरस का स्पाइक प्रोटीन ही बदल गया है, तो अब वायरस कैसे बिहेव करता है ये ज्यादा कंसर्न है। ओमिक्रॉन को लेके एक नई स्टडी सामने आई है जिसमें ये बताया गया है कि इसके लक्षण बिल्कुल नॉर्मल सर्दी जुकाम की तरह लगते हैं, इसलिए इसकी पहचान करना और मुश्किल है। कैम्ब्रिज रिसर्च के अकॉर्डिंग ओमिक्रॉन ऐसे व्यक्ति में पैदा हुआ होगा जो दोनों ही वायरस से इन्फेक्टेड है, कोविड वायरस भी और कॉमन कोल्ड वायरस भी। ऐसे में उसके अंदर किसी सेल में ये दोनों वायरस मिले हैं, दोनों अलग अलग वायरस एक ही होस्ट सेल में मिलते हैं और अपनी कॉपीज बढ़ाई हैं, और इसमें जो नई कॉपीज बनती है उसमें दोनों ही पेरेंट वायरस जो कि कोविड वायरस है और कॉमन कोल्ड वायरस है, उन दोनों के ही गुण मौजूद हैं। इसी वजह से इसके लक्षण अन्य कोविड वेरिएंट से अलग है और ओमिक्रॉन का जेनेटिक सीक्वेंस कोरोना वायरस के दूसरे वेरिएंट से मेल नहीं खाता। इसीलिए पब्लिक प्लेसेस पे भी हमें ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इसमें फर्क करना मुश्किल है कि किसको नॉर्मल कोल्ड है और किसको कोविड इन्फेक्शन है। लेकिन सवाल ये भी है कि इतने ज्यादा म्यूटेशंस इतनी जल्दी इतने कम टाइम में कैसे हो गए। जैसे हमने कोरोना के बारे में सुना है कि चमगादड़ से आया है या किसी लैब से, वैसे ही ओमिक्रॉन कैसे बन गया ये भी हम जानेंगे, लेकिन वीडियो के एंड में। अब जरा ये देखें, हर जगह बच्चों को लेके थोड़ी डर है इस बार। साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन 60 साल की उम्र से ऊपर या फिर 5 साल से कम बच्चों में हुए हैं, जो कि पहले की किसी वेव में नहीं देखा गया। वैसे इसका भी एक कारण हो सकता है, जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे सेल्स में ACE2 रिसेप्टर्स कम होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं ये ACE2 रिसेप्टर्स भी बढ़, जो पहले के वायरस थे उसमें स्पाइक प्रोटीन्स का नंबर भी कम था, जो कि बच्चों की सेल्स पे अच्छे से अटैच नहीं हो पाते थे। 32 स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशंस के बाद ये ज्यादा कैपेबल हो गया है बच्चों में सेल्स में अटैच होने के लिए। ये जरूर देखा जा रहा है कि बच्चों में भी फैल रहा है, लेकिन क्या वो उनमें सीरियस इन्फेक्शन कर रहा है या फिर इसलिए उनको हॉस्पिटल लाया गया क्योंकि उनको इन्फेक्शन है और चेकअप के लिए। जब तक प्रॉपर एविडेंस नहीं आ जाते कि ये सीरियस इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तब तक हमें पैनिक नहीं करना चाहिए। सावधानी जरूर रखनी है। और बच्चों की वैक्सीन का क्या? हालांकि हमारे देश में जाइडस कैडिलाज जाइकोविड डी फॉर 12 इयर्स एंड अबव को अप्रूवल मिल चुका है और कोवैक्सीन 2 से 18 साल के बच्चों के लिए अंडर रिव्यू है, लेकिन अभी वैक्सीन की सप्लाई इशू में गवर्नमेंट का फोकस एडल्ट्स, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड और हेल्थ वर्कर्स को 2 डोजेस लगाने में है। देखिए, वैक्सीन सीवियर इलनेस, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ को प्रिवेंट करती है, जो कि बच्चों में पहले ही कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है, उनको भी वैक्सीन जरूरी है वायरस को फैलाने से रोकने के लिए। उसमें भी जो बच्चे हायर रिस्क पे हैं विद कोमॉर्बिडिटीज, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। अभी सरकार कदम उठा रही है, डिसीजन अंडर रिव्यू है। बात करते हैं क्या नए सिम्टम्स हैं, क्या ये तेजी से फैल रहा है। अब तक के जो सिम्टम्स देखे गए हैं दे आर मोर लाइक कॉमन कोल्ड। न्यू सिम्टम्स में वीकनेस, बॉडी एक, सोर थ्रोट और इनिशियल फीवर रहता है। अब जो केसेस हो रहे हैं उनमें लॉस ऑफ टेस्ट, स्मेल या फिर ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होना या फिर ब्रीदिंग ट्रबल ये कम
कम देखी जा रही है। ये जो अभी तक के केसेस हैं उनके बेसिस पे है, हालांकि अभी कहना जल्दबाजी होगी। अब क्या ये तेजी से फैलता है? देखिए, मिड नवंबर तक साउथ अफ्रीका में डेली लगभग 200 केसेस पर डे आ रहे थे, जो कि अब 16,000 से अधिक हो गए हैं। साउथ अफ्रीका के डाटा को देखते हुए तो हाँ, ये तेजी से फैल रहा है, काफी इन्फेक्टिव है। रेट ऑफ इन्फेक्टिविटी RO ऑफ दिस वेरिएंट इज 2, जो कि डेल्टा से ज्यादा है, उसकी 1.64 है। डेल्टा वेरिएंट की वजह से सेकेंड वेव आई थी, जिसमें हमें इतनी सारी फैटेलिटीज देखी हैं। क्या ओमिक्रॉन की वजह से थर्ड वेव आएगी? कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो जनवरी 2022 में थर्ड वेव आ सकती है। जनवरी एंड या फरवरी स्टार्टिंग में इसका पीक होगा। ओए, ये क्या दिखा दिया बीच में? ये कौन भाग रहा है? सही सोच रहे हो। आपने लड़का लड़की को भागते हुए सुना होगा, लेकिन अब न्यू ट्रेंड चल रहा है। लोग अपना कोविड का सैंपल लेके भाग रहे हैं। बीच में इसलिए दिखा दिया कि खाली वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। पता नहीं कौन कौन ऐसे भागता फिर रहा है, तो अपना बचाव खुद करें। हमेशा बाहर मास्क लगा के ही रखें, वीडियो को पूरा देखें। हाँ, तो हमने देखा कि ये फैल तो जल्दी रहा है, लेकिन क्या ये उतना खतरनाक भी है? और क्या वैक्सीन काम करेगी? अभी तक जो सिम्टम्स दिख रहे हैं वो माइल्ड है, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अल्फा और डेल्टा वेरिएंट्स में भी शुरू में माइल्ड केसेस दिखे थे, लेकिन केसेस बढ़ने के 2 हफ्ते के बाद हॉस्पिटल एडमिशन और डेथ रेट बढ़ने लगे थे। तो आने वाले 2-3 हफ्ते में पता लग पाएगा कि ये कितना खतरनाक है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि माइल्ड सिम्टम्स दिखना रिपोर्टिंग बायस भी हो सकता है। मतलब अधिकतर जो केसेस मिले हैं वो हेल्दी ट्रेवलर्स थे। हो सकता है इसलिए सिम्टम्स माइल्ड रहे हों, क्योंकि अधिकतर लोग ट्रेवलिंग तभी करते हैं जब वो बीमार ना हो। और ये तो हमने पहले भी देखा है कि हेल्दी लोगों में सिम्टम्स कम दिखते हैं। और असल में जिन लोगों पे ओमिक्रॉन ने ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन किया हो वो अभी रिपोर्ट ही ना हुए हों, तो कुछ दिनों बाद सिचुएशन क्लियर हो पाएगी। ज्यादा री इन्फेक्शन करेगा? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे वेरिएंट्स के कंपैरिजन में हाँ, ओमिक्रॉन में ज्यादा रिस्क है री इन्फेक्शन का, क्योंकि इसमें म्यूटेशंस बहुत ज्यादा हैं। एक स्टडी के मुताबिक 3 टाइम्स ज्यादा चांसेस है ओमिक्रॉन के इन्फेक्शन करने के बाकी वेरिएंट्स के मुकाबले। और क्या मौजूदा वैक्सीन ओमिक्रॉन पर काम करेगी? ये फिलहाल इस बात के कोई सबूत नहीं है कि मौजूदा वैक्सीन ओमिक्रॉन पर काम नहीं कर रही है। हालांकि स्पाइक जीन में कुछ म्यूटेशन वैक्सीन की क्षमता को कुछ कम कर सकते हैं। वैक्सीन की सुरक्षा शरीर में बनी एंटीबॉडी या इम्यूनिटी द्वारा ही होती है, जो अपेक्षाकृत बेहतर होने की उम्मीद है। इसलिए वैक्सीन अभी भी गंभीर बीमारी के प्रति सुरक्षा देती है। और ये देखा गया है कि जहां वैक्सीनेशन कम हुआ है वहीं ज्यादा वेरिएंट्स डेवलप हो रहे हैं, चाहे वो अल्फा हो, डेल्टा हो या अब ओमिक्रॉन। इसीलिए जो भी वैक्सीन उपलब्ध हो उसे लगवाना बहुत जरूरी है। अगर आपने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो इसे जरूर लगवा लें। एक हेलमेट की तरह है। जैसे हेलमेट एक्सीडेंट होने से नहीं रोकता, वैसे ही वैक्सीन इन्फेक्शन होने से नहीं रोकती, लेकिन उस इन्फेक्शन से हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ ना हो उससे हमारा बचाव करती है। क्या RT-PCR से ओमिक्रॉन का पता लगाया जा सकता है? SARS-CoV-2 वेरिएंट की पहचान करने में RT-PCR को सबसे प्रभावी माना जाता रहा है। इसके लिए वायरस में विशिष्ट जीन का पता लगाया जा सकता है, जैसे कि स्पाइक S, एनवेलप E और न्यूक्लियोकैप्सिड N में वायरस की पहचान की जा सकती है। जहां तक ओमिक्रॉन की बात है, इसके S जीन में बहुत ज्यादा म्यूटेशंस हुए हैं। कई नतीजों से संकेत मिले हैं कि ओमिक्रॉन में S जीन सेंट है, जीन की गैर मौजूदगी और अन्य वायरल जीन्स की पहचान करके ओमिक्रॉन का पता लगाया जा सकता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के लास्ट कंफर्मेशन के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग जरूरी है। बात और जो अभी तक अनुमान लगाए जा रहे हैं वो सिर्फ शुरुआती है, अभी प्रॉपर डाटा आना बाकी है। और ये भी पॉसिबल है कि सिम्टम्स मोस्टली माइल्ड दिख रहे हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों को वैक्सीन की 2 डोजेस लग चुकी हैं। तो वैक्सीन बहुत जरूरी है। और अगर आप अभी भी डाउटफुल हैं कि वैक्सीन लगवाएं या नहीं, तो जरा ये जरूर देख लीजिए। स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा रहे हैं। लाइक पांडिचेरी में वैक्सीनेशन कंपलसरी कर दिया है, जो नहीं लगवाएगा उस पर पिनल एक्शन होगा। कर्नाटका में उन सभी पेरेंट्स के लिए वैक्सीनेशन को मैंडेटरी कर दिया है जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं या जिनके बच्चे 18 साल से कम है और स्कूल और कॉलेजेस में जा रहे हैं। मॉल्स में, सिनेमा हॉल्स, थिएटर में जाना है, उनके लिए भी 2 डोजेज ऑफ वैक्सीनेशन कंपलसरी है। और जो एम्प्लॉयज वर्किंग इन होटल्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा, स्विमिंग पूल, पब्लिक लाइब्रेरी, जू, बोटेनिकल गार्डन्स, उनके लिए पहले से ही कंपलसरी है। तो इससे पहले कि ये सब रेस्ट्रिक्शंस पूरे देश में लग जाएं, तो प्लीज गेट वैक्सीनेटेड। पैनिक नहीं होना है, बस मास्क पहनिए, बार बार हाथ धोते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। एक जनरल ट्रेंड ये भी है कि वायरस विच आर मोर ट्रांसमिसिबल आर लेस डेडली। ऑब्वियसली एक्सेप्शंस हो सकते हैं। डेल्टा वेरिएंट बहुत खतरनाक था, क्या पता ओमिक्रॉन ज्यादा जल्दी फैल रहा है तो ये कम खतरनाक होगा। और हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में ये डेल्टा वेरिएंट को पूरी तरह से डोमिनेट कर दे और उसको खत्म कर दे। तो ये हमारे लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। तो स्टे पॉजिटिव, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन को फॉलो कीजिए एंड स्टे सेफ। आइए अब जानते हैं इंटरेस्टिंग चीज पे। जैसे कोरोना को कहते हैं कि या तो चमगादड़ से या किसी वुहान लैब से निकला था,
था। इसी तरह ओमिक्रॉन की भी कुछ थ्योरी हैं। लेट्स सी वन बाय वन। अकॉर्डिंग टू वन थ्योरी, ये एक ही इंसान के अंदर था जो इम्यूनोसप्रेस्ड था और उसमें इतना म्यूटेट हो गया। साउथ अफ्रीका में HIV काफी फैला हुआ है। वहाँ 7 मिलियन से ज्यादा HIV पेशेंट्स हैं और उसके आसपास की कंट्रीज में भी HIV इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है। HIV पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम इतने अच्छे से काम नहीं कर पाता, तो ये चांसेस है कि उस पेशेंट में ये वायरस बहुत टाइम तक रहा ना, तो ये पूरी तरीके से मर पाया क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज था और उसमें थोड़ी बहुत जो वीक एंटीबॉडीज थी उनसे बचने के लिए बार बार म्यूटेट होता गया और बाद में ये दूसरे लोगों में फैल गया। थ्योरी का बेसिस है एक औरत जो कि HIV पॉजिटिव थी और वो 6 महीने तक लगातार कोविड वायरस से इन्फेक्टेड रही। इस टाइम में वायरस का उसके अंदर इवोल्यूशन हुआ और बार बार म्यूटेशंस होते रहे उसके स्पाइक प्रोटीन्स में। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ये खाली एक इंसान में नहीं बल्कि कुछ लोग थे जो आइसोलेटेड रहते थे, उन लोगों में ये बार बार फैलता रहा और म्यूटेट होता रहा और उसके बाद जब ये म्यूटेशन हो गया तो ये बाहर दूसरे लोगों में फैल गया। या कुछ कह रहे हैं कि एनिमल्स में ये म्यूटेट हुआ और फिर इंसानों में फैल गया। लाइक ऑन मिंक फार्म्स इन नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, देयर वाज कोरोना आउटब्रेक एंड इन नीदरलैंड्स देयर वाज अ कंफर्म्ड केस ऑफ मिंक इन्फेक्टिंग अ फार्म वर्कर। वेल, ये तो टाइम बताएगा असल में हुआ क्या है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू फॉलो कोविड प्रोटोकॉल्स। डोंट टेक इट लाइटली। थर्ड वेव को हम मास्क, हैंड वॉश एंड सोशल डिस्टेंसिंग से रोक सकते हैं। इफ यू लाइक दिस, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।